तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज हम लोग जानेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। प्राचीन भारत का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। ये चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का जो इतिहास है आपका, इसको स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। स्रोत के आधार पर अगर देखा जाए तो इसको 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन भाग है? पहला आपका प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल के रूप में बांटा गया है। दूसरा आदि ऐतिहासिक काल हो गया, और तीसरा जो है इसका आपका ऐतिहासिक काल के रूप में बांटा गया है। मतलब प्राचीन भारत को अगर पूछा जाए, प्राचीन भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में स्रोतों के आधार पर बांटा गया है ना। प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब समझते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं जहाँ पर जिस काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं परंतु लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इस काल को, इस युग को क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। आपको पाषाण काल मतलब कि पत्थर के काल को, पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल में रखा गया, ठीक है। समझ में आ गया। दूसरा क्या है? आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल, यहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। साहित्यिक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ठीक है। और पुरातात्विक साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं, पर जो भी यहाँ पर मिला है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं हड़प्पा का काल, मतलब कि सिंधु सभ्यता का जो काल है आपका, इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। यहाँ पर जो लिपि मिली है उसको आज तक ले पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इस काल को जो है आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है, ठीक है। समझ में आ गया। तीसरा चलते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वैसा काल है यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, साथ ही साथ लिखित साक्ष्य मिले हैं। और इससे भी मज़ेदार की बात है, यहाँ पर दोनों चीज़ों को पढ़ा जा सका है, ठीक है। मतलब साहित्यिक चीज़ें जो भी है, लिखित चीज़ें, यहाँ पर इसको पढ़ा जा सकता था, इसलिए इसको ऐतिहासिक काल में रखा गया है। वैदिक काल में जो भी है, वैदिक काल में जो वेदों का निर्माण हुआ था, वेद जो बने थे उसको पढ़ा जा सका है। इसके बाद जितने भी आपके काल आते हैं, चाहे मौर्य काल हुआ, बौद्ध काल हुआ, सभी को इस काल में ही रखा गया। सभी को कौन सा? ऐतिहासिक काल में रखा गया, ठीक है। तीनों समझ में आ गया आपका। कौन कौन? प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल हो गया, आदि ऐतिहासिक काल हो गया और ऐतिहासिक काल हो गया, ठीक है। अब समझते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को सबसे पहले भारत में अध्ययन करने वाले, खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? उसका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो व्यक्ति थे, भारत में खोज करने वाले, अध्ययन करने वाले प्रागैतिहासिक काल को कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। और ये भारत में थे। अगर विश्वव्यापी पूछा जाए, मतलब विश्व स्तर पर पूछा जाए, तो विश्व स्तर पर थे 1820 ईस्वी में। 1820 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जर्गिनस थॉमसन था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्रागैतिहासिक काल का जब ये खोज कर रहे थे, तब इन्होंने क्या किया था? इनको जो है 3 भागों में बांट दिया था। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया था। पहला पाषाण युग में किया था इन्होंने, कांस्य युग में किया था और लौह युग में किया था। पाषाण युग मतलब होता है जहाँ से इनको साक्ष्य मिला था, पत्थरों के साक्ष्य मिले थे, उनको इन्होंने क्या किया था? पाषाण युग में बांट दिया था, ठीक है। जहाँ पर इन्होंने इनको कांस्य, मतलब कांसे के धातु मिले थे, उनको इन्होंने क्या किया था? कांस्य युग में बांट दिया था। कांस्य युग का उदाहरण समझ सकते हैं आप। कांस्य युग का उदाहरण कौन सा? हड़प्पा काल जो है, कांसा मतलब कि कांस्य युगीन सभ्यता यहाँ का बोला जाता है। कांसा जो बना होता है तांबा और टीन का बना होता है, ठीक है। इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता इनको यहाँ पर मिला था साक्ष्य के रूप में। लौह युग का मतलब होता है जहाँ पर इनको क्या मिला था? लोहा जैसी धातुएं मिली थी, इनको लौह युग में कहा जाता है। लोह युग का जो स्टार्टिंग पीरियड होता है, लोह युग का जो प्रारंभ होता है लोहा का, कहाँ से होता है? तो उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। लोहा का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। अगर कांसा का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो ये आपका हड़प्पा से माना जाता है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, जब ये पाषाण युग को भी, मतलब कि स्टोन एज को भी, अब यहाँ पर स्टोन एज को भी 3 भागों में बांटा गया है। स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर अब कन्फ्यूजन हो रहा होगा। कैसे आपको? कि
प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटा गया स्रोतों के आधार पर, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो भाई साहब थे थॉमसन, इन्होंने 3 भागों में कर दिया, पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग है। ठीक है, अब ये स्टोन एज को भी 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब बहुत सारे आधार हैं, आधार के माध्यम से कौन कौन काल था इसका, पूरा पाषाण काल था, है ना, मध्य पाषाण काल था और नव पाषाण काल में बांटा गया। ठीक है, बहुत सारे आधार हैं, आधार के माध्यम से इस काल को अलग अलग खंडित किया गया। ठीक है, समझते हैं बारी बारी से। पहला जो देखिएगा काल जो इनका था, इनका पूरा पाषाण काल जो था, पूरा पाषाण काल 25 लाख BC से 10,000 BC माना जाता है। मतलब BC और AD बहुतों को दिक्कत होता है। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व होता है और AD का मतलब होता है ईसवी होता है। ठीक है, तो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कौन से पूरा पाषाण काल को माना जाता है। आगे समझते इसमें मध्य पाषाण काल में जो इसका काल माना जाता है 10,000 BC से लेकर 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, मध्य पाषाण काल को माना जाता है। ठीक है, आगे नव पाषाण काल को समझते हैं। इसका जो काल माना जाता है, पीरियड जो माना जाता है 10,000 BC से लेकर 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब कहिएगा कि यहाँ भी 10,000 से स्टार्टिंग हो रहा है ईसा पूर्व से और यहाँ भी 10,000 से स्टार्टिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि मध्य पाषाण का जब काल चल रहा था तो कोई चीज़ें, कोई समाज ऐसा था जो ज़्यादा विकसित हो चुका था। इसको नव पाषाण का मतलब कि जो ज़्यादा विकसित हो रहा था और कुछ जो है पीछे ही विकसित, मतलब कि पीछे ही स्तर पर चल रहा था। इसलिए इस काल को जो है मध्य पाषाण एवं नव पाषाण काल को संक्रमण काल माना जाता है। मतलब दोनों साथ साथ विकास कर रहा था, दोनों जो है साथ साथ विकास कर रहा था, इसलिए इसको संक्रमण काल माना जाता है। क्या माना जाता है, देखिए लिखे, मध्य पाषाण एवं नव पाषाण काल जो है संक्रमण काल कहलाता है। दोनों साथ साथ विकास हो रहा था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए कृषि, यहाँ पर कृषि स्टार्ट हो चुका था और यहाँ पर कृषि वगैरह नहीं स्टार्ट हुआ था, इसलिए इस काल को मध्य पाषाण काल माना जाता है। और कुछ बातें यहाँ भी इम्पोर्टेंट है कि जो आपका होमो सेपियंस है ना, होमो सेपियंस आधुनिक मानव का जो विकास प्रारंभ हुआ था यही 10,000 BC से 10,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो चुका था, विकास होना प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, ये तो काल के बारे में समझ लिए। अब समझते चरण के बारे में। देखिएगा चरण, देखिए सेकंड इसका पॉइंट क्या है, चरण इसका है, पूरा पाषाण काल में जो है चरण है। चरण का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, कि सबसे ज़्यादा मानव जो है, मानव ने अगर पूछा जाए कि मानव ने सबसे ज़्यादा समय कौन से काल में बिताया, तो पूरा पाषाण काल में बिताया, सबसे ज़्यादा समय यहाँ पर इन्होंने बिताया था। इसलिए इसको 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण हो गया, मध्य पूरा पाषाण हो गया और उच्च पूरा पाषाण हो गया। और इसको किसी भी चरण में नहीं बांटा गया है। ठीक है, इसको मध्य पाषाण काल को किसी भी चरण में नहीं बांटा गया है, क्योंकि ये दोनों को मिला कर दोनों साथ साथ में डेवलप हो रहा था, इसलिए मध्य पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण संक्रमण काल माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब समझते हैं लक्षण के बारे में। देखिएगा लक्षण क्या है, लक्षण जो है, लक्षण के माध्यम से भी इन लोगों को अलग अलग किया जा सकता है। लक्षण क्या है कि यहाँ पर जो थे, यहाँ पर पूरी तरह से जो देखिएगा मानव जो थे, मानव पूरा पाषाण काल में पूरी तरह से आदि मानव थे। क्या थे, आदि मानव थे। आदि मानव पूछा जाएगा, आदि मानव जो थे, है ना, कौन से काल में थे, तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव थे। वो आदि मानव थे तो ज़्यादातर क्या करते थे, अपना शिकार के माध्यम से अपना पेट पूजा करते थे, है ना, तो शिकार के माध्यम से आखेटक थे, शिकारी करते, शिकार करते थे ये। और खाद्य संग्राहक की थे, मतलब खाद्य संग्राह का मतलब एक स्थान पर जाते थे, वहाँ पर जो भी जानवर होता था मार करके खा जाते हैं, जब अगर वहाँ पर ख़त्म हो जाता था तो दूसरी जगह पर जाकर के क्या करते थे, वहाँ पर अपना फिर वही काम करते थे। ठीक है, तो इसको खाद्य संग्राहक भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कृषि और पशुपालन देखने को नहीं मिलता। पूरा पाषाण काल में कृषि और पशुपालन थोड़ा सा भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लक्षण था। अब यहाँ पर लक्षण देखते हैं, मध्य पाषाण काल में लक्षण क्या था, यहाँ आखेटक तो हुए थे, साथ साथ खाद्य संग्राहक भी हुए, आखेटक भी हुए, शिकारी भी हुए। साथ ही साथ यहाँ क्या, पशुपालन की शुरुआत व्यवहारिक रूप से शुरू हो गई थी। पशुपालन की शुरुआत जो है मध्य पाषाण काल से व्यवहारिक रूप से शुरू हो गई थी। और सबसे पहला जानवर जो है पशुपालन के रूप में किसका प्रयोग किया गया, तो कुत्ता का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि मानव के द्वारा सबसे पहला जानवर प्रयोग में लाया जाने वाला कौन सा था, तो कुत्ता था। ठीक है, पशुपालन के लिए शुरुआत व्यवहारिक रूप से हुआ, व्यवहारिक रूप से पशुपालन की शुरुआत यहाँ हुआ। और अच्छे ढंग से पशुपालन की शुरुआत जो है यह नव पाषाण काल में प्रारंभ हो गया था। नव पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत अच्छे ढंग से हो गई थी। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हुआ था, साथ ही साथ यहाँ कृषि को देखने को मिलता है, मतलब कृषि भी यहाँ स्टार्ट हो गया था। कृषि करना लोग जान चुके थे, कृषि किस तरह से किया जाता है। और जब कृषि किया जाता था
तो कृषि किया जाता था, तो समाज क्या है यहाँ से अस्थायी हो गया, समाज यहाँ पर अस्थायी हो गया, निवास यहाँ प्रारंभ हो गया, है ना। कृषि अगर किया जाएगा तो कृषि की रक्षा भी तो करनी चाहिए ना, तो कृषि की रक्षा करने के लोग वहाँ पर क्या करते थे, वहाँ पर अस्थायी रूप से रहते थे, है ना, और निवास यहाँ पर प्रारंभ हो गया था। तो ये तो थी लक्षण के बारे में, ठीक है, लक्षण के बारे में। अब पूछा जाएगा कि यहाँ कुत्ता ही क्यों यहाँ पर पहला जानवर को इन्होंने पाला, ठीक है। तो कुत्ता जो था शिकार के माध्यम से भी इम्पोर्टेंट था और हिफाजत करने के माध्यम से भी इम्पोर्टेंट था ये, ठीक है, इसलिए कुत्ता को इन्होंने पाला था। आगे समझते हैं औजार के बारे में। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, औजार। औजार देखिए, इन्होंने औजार जो है, इन्होंने औजार जो प्रयोग किया था, आदिमानव ने प्रयोग किया था, तो हड्डियों और पत्थरों के औजार इन्होंने प्रयोग में लाए थे, ठीक है। तो बहुत बड़े स्टार्टिंग में जो पूरा पाषाण काल में जो था औजार थे, बहुत बड़े बड़े औजार, साइज में जो औजार था बहुत बड़ा बड़ा था, ठीक है। उसमें नाम क्या था, तो क्वार्टजाइट था, सल्क था, ब्लेड था, आदि था। पूरा पाषाण काल में आदिमानव के द्वारा ये आपके औजार जो है इस्तेमाल किए जाते थे। अब समझते हैं इसमें, है ना, मध्य पाषाण काल में हुआ, मध्य पाषाण काल में जो भी औजार हुआ उसका साइज धीरे धीरे क्या हो गया, छोटा होता गया, ठीक है। जिसमें बहुत महत्वपूर्ण है माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ सूक्ष्म पत्थर के औजार होते थे जो उपयोग करते थे, मानव जो उपयोग करते थे, है ना, कौन, माइक्रोलिथ नाम के सूक्ष्म पत्थर का उपयोग करते थे। ये औजार यहाँ पर हो गया। अब नव पाषाण काल में कौन सा औजार का उपयोग किया जाता था, तो नव पाषाण काल में स्लेट के बने, मतलब कि जो भी हड्डी वगैरह पत्थर वगैरह होता था, है ना, स्लेट के बने औजार का उपयोग करते थे नव पाषाण काल में, ठीक है। आगे समझते हैं, यहाँ समझ में आ गया आप लोग को। अब समझते हैं औजार समझ लिए। अब समझते हैं महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा पाषाण काल में महत्वपूर्ण स्थल कौन से है ना, अतिरमपक्कम जो है, अतिरमपक्कम, देखिए नाम सुनिएगा, अतिरमपक्कम तमिलनाडु में जो स्थित है, और हथनौरा जो मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से मानव के खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला है। मानव के खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य दो जगह से इंपॉर्टेंट मिले हैं। कौन कौन जगह, अतिरमपक्कम हो गया, हथनौरा हो गया। अतिरमपक्कम हथनौरा से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए उसके बाद क्या है, भीमबेटका। अतिरमपक्कम हो गया ये आपका, है ना। उसके बाद हो गया भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पड़ता है, तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से क्या मिला है, भीमबेटका, ये नर्मदा घाटी में पड़ता है, नर्मदा घाटी में पड़ता है, ठीक है। यहाँ से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, मतलब चित्रकारी का जो प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलता है कहाँ से मिलता है, तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका से मिलता है। यहाँ से तीनों काल का मिलता है, मतलब तीनों काल का मतलब है कि यह आपका पूरा पाषाण काल का भी मिलता है, मध्य पाषाण काल का भी मिलता है, और नव पाषाण काल का भी चित्रकारी यहाँ से मिलता है। कहाँ से मिलता है, तो ये आपका भीमबेटका मध्य प्रदेश से मिलता है, ठीक है। आगे है मिर्ज़ापुर जो यूपी में पड़ता है। यहाँ से तीनों काल के औजार मिलते हैं, मतलब कि इस काल के भी, पूरा पाषाण काल के भी, मध्य पाषाण काल के भी और नव पाषाण काल के भी औजार कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो मिर्ज़ापुर के यूपी से प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये तो था क्या, पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल। अब इसमें समझते हैं महत्वपूर्ण स्थल मध्य पाषाण काल के कौन कौन से हो सकते हैं। मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल जो है, देखिए चौपानी मांडो जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चौपानी मांडो जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिला। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य जो है, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये आपका चौपानी मांडो से मिला, ठीक है। आगे है सरायन हराय, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से भी कुछ चीज़ें मिली हैं जो मध्य पाषाण काल के थे, ठीक है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है बागौर। देखिए बागौर जो है आदमगढ़, बागौर और आदमगढ़ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। पशुपालन का व्यवहारिक रूप से कहाँ से, कब से प्रारंभ किया गया, कौन से काल से, तो मध्य पाषाण काल से प्रारंभ किया, ठीक है। बागौर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, और आदमगढ़ कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। यहाँ से क्या मिला है, पशुपालन का साक्ष्य मिला है। तो ये मध्य पाषाण काल था। अब समझते नव पाषाण काल में कौन से महत्वपूर्ण स्थल थे, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ भी है। यहाँ पर बुर्ज होम जो है, बुर्ज होम देखिए, बुर्ज होम जगह है, ये कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। यहाँ से गर्तवास मिला है। गर्तवास का मतलब होता है कि लोग गड्ढों में निवास करते थे, लोग गड्ढों में निवास करते थे। कहाँ से मिला है, तो बुर्ज होम कश्मीर से मिला है। और साथ ही साथ क्या मिला है, कब्र में मालिक के साथ कुत्ते का दफनाया जाना। कब्र में मालिक के साथ जो कुत्ते को दफनाया जाता था, यहाँ से मिला। कहाँ से मिला है, बुर्ज होम कश्मीर से मिला है। इस सब का प्रमाण भी बुर्ज होम कश्मीर से मिला है। और लोगों के गड्ढे में रहने का प्रमाण भी कहाँ से मिला है, बुर्ज होम कश्मीर से मिला है, ठीक है। और भी साक्ष्य यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, लिखिए महत्वपूर्ण तथ्य है ना। गुफा कराल जो है, गुफा कराल जो कश्मीर पड़ता है, ये भी कहाँ से मिला है, ये भी नव पाषाण काल में मिला है, ठीक है। और चिरौंद बिहार, चिरौंद बिहार से जो चिरौंद जो जगह है बिहार में पड़ता है, यहाँ से मृदभांड मिला है, ठीक है, जो नव पाषाण काल में खोजे गए हैं।
आगे महत्वपूर्ण देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कोल्डिवा, कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में बढ़ता है। कोल्डिवा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है कोल्डिवा। चावल का प्रथम साक्ष्य अगर पूछा जाए तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कोल्डिवा से प्राप्त हुआ है। चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से? कोल्डिवा से। अगर पूछा जाए कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। कृषि का है ना, कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से? मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। और पूछा जाए चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से? कोल्डिवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे समझते, यहाँ तक हो गया। अब समझते खोज के बारे में। खोज के पूरा पाषाण काल में तो लोग तो आदिमानव थे यहाँ पर, तो आग की खोज यहाँ पर प्रारंभ हो गई थी। आग की खोज जो है, पत्थरों को रगड़ करके आग की खोज प्रारंभ कर दिया था आदिमानव ने। कहाँ पर? पूरा पाषाण काल में स्टार्ट कर दिया था। खोज तो प्रारंभ हो गया था, पर आग का सही प्रयोग क्या है इन लोगों ने जान नहीं पाया था। ठीक है, किस काल में जाना? तो मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग के बारे में जान गया था। आग का प्रयोग के बारे में मतलब कि है ना, जानवरों को मार करके उसको पका कर खाना, है ना, किस काल में जाना इन्होंने? तो मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग सही तरीके से इन लोगों ने जाना। आगे समझते हैं, इसमें नवपाषाण काल में जो था, नवपाषाण काल में पहिया का इन लोगों ने क्या कर दिया? आविष्कार कर दिया। ठीक है, पहिया का आविष्कार किस में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ था। और कृषि भी यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गया था बहुत अच्छी तरह से। और समाज यहाँ पर क्या हो गया था? अस्थायी रूप से हो गया था। ठीक है, समाज की अस्थायी रूप से यहाँ पर हो गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मानव द्वारा जो पहला औजार कौन सा प्रयोग किया गया था? तो कुल्हाड़ी था। मानव द्वारा सबसे पहला औजार कौन सा प्रयोग किया गया था? तो औजार पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? कुल्हाड़ी हो जाएगा, कुल्हाड़ी हो जाएगा। अब पहला धातु पूछा जाएगा तो कौन सा? तांबा प्रयोग किया था। ठीक है, मानव के द्वारा। अब पहला जानवर कौन सा? तो कुत्ता के माध्यम से मैंने आपको बताया। पहला जानवर पशुपालन के रूप में किसका प्रयोग किया था मानव के द्वारा? मानव ने तो कुत्ता का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये तो सभी चीज़ें थी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, और कुछ चीज़ें बच गई है। ताम्र, है ना, ताम्र पाषाण युग बच गया है अभी, और कुछ ही उसमें बच गई है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जाकर जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से फंसता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर पाएँ, इसलिए प्रयास हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।